तो स्वागत आप सभी का सकामोतो डे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था जो सॉ होता है वो आर्डर के एक मेंबर के हाथों द्वारा मारा जाता है और जो डंप होती है वो ओसारागी को मारने के लिए टेम्पल में आई होती है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग डंप को देखते हैं। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे बदसूरत लोग बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारे चेहरा बिगाड़ने वाली हूँ। इस पर ओसारागी जवाब देती है, आर्डर बनाए रखने के लिए तुम्हें मरना होगा। इसके बाद डंप अपनी बॉडी से कई सारे स्पाइक्स निकालकर ओसारागी पर अटैक करती है, लेकिन ओसारागी अपने सूटकेस को ढाल की तरह इस्तेमाल करके सभी अटैक को डॉज कर देती है। ओसारागी कहती है, आर्डर बनाए रखने के लिए तुम्हें मरना होगा। तभी डंप बोलती है, तुम कौन होती हो यह तय करने वाली, आखिर तुम भी तो एक सीरियल किलर हो। डंप की बात सुनकर ओसारागी कहती है, जब कोई कीड़ा हमारे घर के अंदर घुस जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे हम मार देते हैं। वैसे जे मेरा घर है और अब तुम्हें मरना होगा। डंप अचानक से ओसारागी पर अटैक करती है, लेकिन ओसारागी तुरंत हवा में कूद जाती है। डंप अपने स्पाइक से ओसारागी के सूट को जकड़कर दूर फेंक देती है और उसे कहती है कि इस भारी बैग में क्या है, क्या यह तुम्हारा वेपन है। डंप लगातार अपने स्पाइक से अटैक करती रहती है, लेकिन ओसारागी हर बार बचते हुए पीछे हट जाती है। डंप मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, अब तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम्हारा वेपन तुम्हारे बिना बेकार है। लेकिन ओसारागी चुपचाप डंप के अटैक को नोटिस कर रही होती है और समझने की वो कोशिश कर रही होती है कि यह स्पाइक कैसे काम करते हैं और उसके बॉडी में कितने स्पाइक्स हैं। और धीरे धीरे ओसारागी एक कोने में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इसे देखकर डंप कहती है, अब क्या करोगी, भगवान से प्रार्थना करोगी जैसे पहले की थी। ओसारागी अपने पीछे लगी बुद्धा की मूर्ति के मूड़ी को तोड़ देती है और उसे फुटबॉल की तरह किक मारती है और मूर्ति से टकराते हुए डंप श्राइन के बाहर गिर जाती है। डंप संभलते हुए अपने ऊपर पानी छिड़कती है और कहती है, तुमने बुद्धा की मूर्ति को लात मारी है, अब तुम्हें बैड कर्मा मिलेगा। ओसारागी जवाब देती है, बैड कर्मा, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। और इसके बाद डंप तेजी से दौड़कर ओसारागी के पास पहुंचती है और एक स्पाइक उसके हाथ में घुसा देती है। वो स्पाइक ओसारागी के हाथ के आर पार चली जाती है। ओसारागी अपने बहते हुए खून को इग्नोर करते हुए वो कहती है, अगर मैं भगवान होती तो मैं तुम जैसे और मेरे जैसे लोग को कभी भी नहीं बनाती। भगवान हम पर जरूरत से ज्यादा दयालु हैं। और ओसारागी धीरे धीरे अपने घायल हाथ को फाड़ती है और वह डंप के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो डंप को एक जोरदार किक मारती है, जिससे जो डंप होती है वो दूर जाकर गिरती है। फिर हमें डंप के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो छोटी होती है एंड उसे एक बिल्ली मिली होती है, लेकिन डंप को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उस बिल्ली को कोई और प्यार करे। इस जलन के कारण उसने बिल्ली को इतना जोर से गले लगाया कि उसकी सांसें रुक गई एंड वह वहीं पर मर गई। जैसे जैसे डंप बढ़ती गई उसके लिए लव का जो ऑब्सेशन था वो बढ़ता गया। ये ऑब्सेशन इस हद तक पहुंच गया कि उसे लोगों को मारने में लव की फीलिंग आने लगी। डंप ने इस फीलिंग को पाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड, अपने डैड, अपने मॉम, तो यहाँ तक कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया। लेकिन लोगों को मारने के बाद भी वो खुद खाली फील करती थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डंप और ओसारागी आमने सामने खड़े होते हैं। इस बीच ओसारागी को अपना सूटकेस फाइनली मिल जाता है और डंप देखकर कहती है कि मैंने गलत किया ही क्या था, मैं तो बस लोगों के साथ प्यार करना चाहती थी, मैं लोगों में से अलग नहीं हूँ। ओसारागी जवाब देती है, हम लोग एक किलर्स हैं। इसके बाद ओसारागी अपने सूटकेस को एक वेपन में बदल लेती है और उस वेपन का नाम होता है बज 100 और वो डंप पर फाइनली अटैक करते हुए कहती है, थैंक यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और वो डंप को बीच से ही काट देती है। डंप अपने लास्ट मोमेंट में भी लव की फीलिंग करती है एंड वो कहती है, यह बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह एक और जो प्रिजनर होता है वो खत्म कर दिया जाता है। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए होते हैं। इसके बाद सीन सकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। सकामोटो सीन और लू को लेकर एक हीलर के पास पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि सीन ने अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होता है, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। इस हीलर का नाम होता है ग्रेनी मिया। वो हर तरीके का इलाज कर सकती है और ज्यादातर असैसिन सीन के पीठ पर कई एक्यूपेंचर नीडल लगा रखी है। सीन पूछता है, ग्रेनी मुझे यह नीडल्स कितनी देर तक रखनी होगी। ग्रेनी मिया जवाब देती है, मुझे ग्रेनी मत बोलो, मैं सिर्फ 98 साल की हूँ, तुम्हें इन नीडल्स के साथ बस कम से कम 1 दिन तक रहना होगा। वो आगे बताती है, जब तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे तब तुमने बहुत देर तक अपनी सांस रोककर भागा था, लेकिन अभी जो तुम्हारा फिटनेस लेवल है उसके हिसाब से तुम अपनी नाइफ पावर्स को 5 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो सकामोतो से कहती है, तुम भी यहाँ लेट जाओ,
बताओ, तुमने बहुत दिनों से चेकअप नहीं करवाया है। साकामोतो पीठ के बल लेट जाता है और ग्रेनी मिया उसका चेकअप करना शुरू कर देती है और साकामोतो से कहती है, अच्छा तो तुम बाहर जाकर रैम्पेज मचाने वाले हो। साकामोतो कहता है, क्या सोचकर तुम यह कर रही हो? ग्रेनी मिया कहती है, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते। मैंने तुम्हारा एंग्री एक्यूपंक्चर पॉइंट चेक किया है। ये पॉइंट तभी सेंसिटिव होता है जब कोई बंदा गुस्से में होता है। वेल, मैं समझती हूँ तुम्हारी वजह से इन बच्चों को मुसीबत झेलनी पड़ी है, लेकिन तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम्हें शायद रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हारी फिटनेस लेवल हुआ करती थी पहले, सिर्फ उसका 30% ही रह गया है। तुम अब नागुमो से बहुत ही ज्यादा वीकर हो गए हो। ग्रेनी मिया की बात सुनकर साकामोतो उठता है एंड वो बोलता है, यह मैटर नहीं कर सकता। मैं उन साइको को ऐसे खुला घूमने नहीं दे सकता। ग्रेनी मिया साकामोतो के पेट के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर वार करती है। एक्यूपंक्चर पॉइंट पर वार करते हुए कहती है, अब तुम शायद बेटर शेप में हो जाओगे। साकामोरी की तरफ से इन दोनों का ख्याल रखना। और यह बोलकर वह वहाँ से वापस चली जाती है। अब सीन हिसुके की तरफ शिफ्ट होता है। हिसुको एक टावर पर चढ़ा हुआ होता है और उन सीरियल किलर को ढूंढ रहा होता है। तभी हिसुके को साकामोटो का फोन आता है। साकामोटो पूछता है, उन सीरियल किलर्स का क्या हुआ? हिसुके जवाब देता है, मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिखा है, लेकिन जैसे ही कोई दिखेगा मैं तुम्हें तुरंत ही बता दूंगा। इसके बाद सीन काशिमा की तरफ शिफ्ट होता है। काशिमा एक्स से बात कर रहा होता है। एक्स पूछता है, उन सीरियल किलर्स का क्या हुआ? काशिमा जवाब देता है, 2 तो पहले ही मारे जा चुके हैं। अब हम सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो लोग आर्डर को संभाल लेंगे। वो लोग आर्डर को सामने लाने के लिए एक चूहे की तरह मेहनत कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि हम अपने प्लान के नेक्स्ट फेज की तरफ आगे बढ़े। काशिमा फिलहाल एक अननोन होटल में रह रहा है। जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसे दिखता है कि अपार्ट पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। अपार्ट कहता है, कौन था जिससे तुम फोन पर बात कर रहे थे? तभी अचानक अपार्ट एक्शन में आ जाता है। इसका जवाब देते हुए काशिमा भी हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अपार्ट जल्दी से काशिमा के पीछे आकर उसके गले को पकड़ लेता है और अपनी स्ट्रिंग से उसे बांध लेता है। और अपार्ट के पास जो स्ट्रिंग होती है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तीखी होती है कि लोहे तक को वो काट सकती है। अपार्ट पूछता है, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? काशिमा जवाब देता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो अपार्ट? अपार्ट कहता है, तुम मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे जेल से भगाने की मदद की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे किसी भी तरीके से यूज कर लोगे। काशिमा अपार्ट की हिट लिस्ट को देखता है और वो बोलता है, तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते जो इस लिस्ट में नहीं है। यह हमारी डील में नहीं है। लेकिन अपार्ट काशिमा की बात को इग्नोर कर देता है और काशिमा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दर्द में काशिमा कहता है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये हमारा प्लान खराब कर सकता है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपनी बॉडी को फिक्स की थी। काशिमा का फोन जो होता है वो अभी एक्स से कनेक्टेड होता है और एक्स हंसते हुए कहता है, काशिमा इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो। जैसा यह करना चाह रहा है उसे करने दो। क्यों ना रिस्क लेकर इसका मजा लिया जाए। आफ्टर ऑल यह परफेक्ट तरीका है जेएए को डिस्ट्रॉय करने का। जितने ये लोग तबाही मचाएंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। अब सीन साकामोतो की शॉप पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि साकामोतो बाहर गया हुआ है। उनकी शॉप को मिसेस साकामोतो संभाल रही होती हैं। तभी वहाँ मिनिमलिस्ट आ जाता है। वो चारों तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मैं साकामोतो को यहाँ ढूंढ सकता हूँ मिसेस साकामोतो मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या आपको मैं सामान ढूंढने में मदद कर सकती हूँ? मिनिमलिस्ट सीधे सवाल करता है, साकामोतो कहाँ है? मिसेस साकामोतो जवाब देती हैं, मेरे पति जो है वो अभी बाहर गए हुए हैं एक हीलर से मिलने के लिए। मिनिमलिस्ट तुरंत गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मुझसे कोई झूठ बोले। जल्दी बताओ तुमने साकामोतो को कहाँ पर छुपा रखा है? वो काउंटर पर रखे कैश को क्रश करके एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है। मिसेस साकामोतो यह देखकर चौंक जाती हैं एंड वो बोलती हैं, इसमें हमारे पैसे थे। लेकिन मिनिमलिस्ट यही नहीं रुकता, वो कैश काउंटर को भी तोड़ देता है और मिसेस साकामोतो के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। मिनिमलिस्ट कहता है, अब तुम समझ रही हो ना, जल्दी बताओ साकामोतो कहाँ है, वरना मैं तुम्हें भी बॉल में कन्वर्ट कर दूंगा। और इसी के साथ अपना जो है एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।